नमस्कार फ्रेंड्स। इस चैनल पे जो 25 जीएस के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं क्वेश्चन वाले, उसका यह सेट नंबर 8 है फ्रेंड। इसको आप पीछे के जो 7 सेट है उनको फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। देखिए, और इसमें हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एनटीपीसी जो रेलवे कंडक्ट कराती है, और एक और एग्जाम जो बिहार में एईडीओ का होगा, उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए, जीएस के 25 क्वेश्चन है, जिसमें साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन के साथ साथ फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है एज एक्सप्लेनेशन। तो आप उसको जरूर फोकस कीजिएगा। और आपके लिए करेंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो पर डेली लगभग 7 से 8 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो डेली के द मोस्ट करेंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया जाता है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। जो पहला सवाल आज का है, ये हमारा हिस्ट्री से है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किए थे? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आपको पता है कि उदयन जो शासक था, ये अजात शत्रु का पुत्र था, और इन्होंने ही पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था। तो आपसे यह भी सवाल पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्रा नगर को बसाया किसने था, तो उदयन ने बसाया था, याद रखिएगा। और इन्होंने ही राजधानी को चेंज किया, राजगीर से पाटलिपुत्रा ले गए थे। इस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और देखिए, उदयन जिस वंश से आता था, उस वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अजात शत्रु अपने पुत्र बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठेगा, और अजात शत्रु को हत्या कर उदयन गद्दी पे बैठेगा। मतलब कि पिता पुत्र की हत्या करके ही गद्दी पे बैठते थे, जिस कारण इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस नदी पे स्थित है? आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर, तो कालीबंगा, और किस नदी पे? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी पे स्थित है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। कालीबंगा राजस्थान में है, जिसका एक्चुअल कालीबंगा का अर्थ होता है फ्रेंड्स काली चूड़ियाँ। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, जो सिंधु नदी पे फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो है, और रावी पे हड़प्पा है। आपको याद रखना है, लोथल नदी के तट पे जो है भोगवा, जो है माफ़ कीजिएगा, भोगवा नदी के तट पे लोथल शहर स्थित है फ्रेंड। इसको आपको ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है। और मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 में किया गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो आप याद रखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि लोथल गुजरात में, भारत में स्थित है, जो एक प्रकार का बंदरगाह भी हुआ करता था फ्रेंड्स। याद रखिएगा। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था धौलावीरा, इसका नाम आप सुने होंगे, जो अपने स्वच्छ जल परिवहन प्रणाली के लिए जाना जाता है, और यह यूनेस्को के भारत से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसको ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि दीन इलाही जो है, दीन इलाही की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए, जो अकबर है 1562 ईस्वी में यह दास प्रथा खत्म किए थे। याद रखिएगा, दास प्रथा जो समाप्त हुआ था, यह 1562 में हुआ था। और जो 1563 में फ्रेंड्स अकबर ने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा कर था, इसको भी समाप्त कर दिया था। और 1564 में अकबर के समय में ही जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ईयर पूछ लिए जाते हैं आपसे। और एक और बात याद रखिएगा, 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा किया था। तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था, तो 1579 ईयर में। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि गांधी इरविन जो समझौता था, यह किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब साइन किस वर्ष हुआ था? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। आपको पता है कि 5 मार्च 1931। देखिए, दरोगा जैसे एग्जाम में डेट भी पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप डेट याद रख सकते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। याद रखना है कि 5 मार्च 1931 को भारतीय नेता महात्मा गांधी और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल उर्फ वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह समझौता नई दिल्ली में हुआ था, जिस कारण इसे नई दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपसे डेट पूछ लिया जाए तो 5 मार्च 1931 को किया है। और इसमें गांधी जी ने वादा किया था कि इसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और इसी के बाद जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता था, तो कांग्रेस उसमें भाग लेने के लिए राजी हुई। क्योंकि आपको याद रखना, जो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जिस कारण उस
जो गोलमेज सम्मेलन से कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आया फ्रेंड्स। इसी के लिए कांग्रेस, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो चाहती थी कि कांग्रेस किसी भी तरह टेबल पे आके बात करे। तो इसी समझौता के स्वरूप 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेने गए थे, याद रखिए। एस राजपूताना नामक जहाज से वो इंग्लैंड गए थे, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप इसको भी कलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि युवा बंगाल आंदोलन जो था, यंग बंगाल मूवमेंट, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेवन डेरेजियो को फ्रेंड्स भारत में युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हें प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है देश का, याद रखिए। एक प्रकार यह एंग्लो इंडियन थे, क्योंकि जो इनके जो पिता थे वो अंग्रेज थे और इनकी जो माता थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो भारतीय थी, तो इसलिए एंग्लो इंडियन थे। यह कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ाते भी थे और भागलपुर में फ्रेंड्स गंगा नदी के तट पर बैठ के कविताएं भी लिखा करते थे। हेनरी बेवन डेरेजियो, इनका जो आंदोलन था काफ़ी यंग लोगों के बीच, बंगाल के जो बुद्धिजीवी और युवा लोग थे उनके बीच यह प्रचलित रहा था। तब याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, आपसे पूछ लिया जाएगी युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी बेवन डेरेजियो थे, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप इन राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं कि इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने 1839 ईस्वी में बंगाल जो सोसाइटी की स्थापना किया था, याद रखिएगा। लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना इन्होंने किया था, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, याद रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट के तहत रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने किस तिथि को देशव्यापी हड़ताल की आह्वान किया था? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने घोषणा किया था कि हम लोग एक देशव्यापी हड़ताल करेंगे, लेकिन डेट के कन्फ्यूजन की वजह से ही यह आंदोलन जो था थोड़ा सा हिंसात्मक रूप ले लिया। और 13 अप्रैल 1919 का आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नर था और ब्रिटिश जो सेनापति था उस समय, 2 आदमी थे, एक थे रेनाल्ड और एक था ओ डायर, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो रेजिनाल्ड डायर था यह गोली चलाया था ओ डायर के ऑर्डर पे, और इसमें बहुत भारतीय लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन ये देशव्यापी हड़ताल की घोषणा 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, अलग अलग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है यह कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आप ऐसे ही बता देंगे, जो भारत में जलोढ़ मिट्टा है, जिसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है। संपूर्ण भारत के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है मेनली, उसमें सबसे ज़्यादा इस नदी का विस्तार है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। ये जो काली मिट्टी, जैसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसे स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहा जाता है। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये जो लेटेराइट मिट्टी है या इनका जो आकार है ईंटे की तरह टाइट हो जाता है जब इनसे पानी सूखता है तो, और इसमें फैनली काजू उगाए जाते हैं, आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, अगला सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, जो माउंट एटना ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, यह इटली में है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, माउंट एटना। और ये एक प्रकार की एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी, आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। एटना, माउंट एटना इटली में, याद रखिएगा। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, यह आपको पता है इंडोनेशिया में, और पिनाटोबो जो है वह फिलीपींस में, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। और भारत में आपको पता है नारकोंडम और बैरन आइलैंड, 2 ऐसे आइलैंड है जो ज्वालामुखी है। और इस बार जो 71वीं पीएससी का पीटी हुआ था उसमें भी यह पूछ लिया गया था कि जो भारत के कौन से 2 आइलैंड या क्षेत्र हैं जो ज्वालामुखी रूप से सक्रिय हैं, तो नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड, ये दोनों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पार्ट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ये केरल हो जाएगा। इसके बाद कर्नाटका के स्थान आती है, तो आप याद रखिएगा। देखिए, असम में भी कुछ रबड़ उत्पादन होता है, तमिलनाडु में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है। साउथ के लगभग आधा से ज़्यादा स्टेट में रबड़ का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि पाक जो जलमग्न मध्य है यह किन देशों को अलग करता है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और श्रीलंका को जो इंडिया का मैप बनता है आप ऐसे देखते हैं, और यहाँ जो नीचे हम लोग श्रीलंका को दिखाते हैं, तो ये जो जल स्तुमद है फ्रेंड्स, इसी को पाक स्टेट कहा जाता है। याद रखिएगा, जो पाक स्टेट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरब सागर का भाग है कि बंगाल की खाड़ी का, तो ये बंगाल की खाड़ी का पार्ट है फ्रेंड्स। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाक जलमड्रू मध्य जो है यह किन दो स्थलों को जोड़ता है या फिर अलग करता है, तो आप याद रखिएगा एग्जैक्ट अगर ऑप्शन दे तमिलनाडु और श्रीलंका का जाफना, तो भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप अकॉर्डिंग देख लीजिए, 3 बीघा जो कॉरिडोर है फ्रेंड्स, आपको पता है भारत बांग्लादेश से जोड़ता है, और भारत पाकिस्तान जो सीमा है उसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो डुरंड लाइन है फ्रेंड्स, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा, याद रखिएगा। और एक बार इस बार जो 71वें बीपीएससी का प्री हुआ तो उसमें पूछ लिया था जी मेजिनट जो लाइन है किन 2 देशों को अलग करता है, तो फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है। ऐसे बहुत सारे मैं आगे भी फैक्ट आपको कराऊंगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल फ्रेंड्स, यह दारा से रिलेटेड जो पासेस है उनसे रिलेटेड है। कह रहा है कि कौन सा जो निम्न में से दारा यह उत्तराखंड में नहीं स्थित है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सिपकिला जो दारा है यह फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। कहाँ है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में। बाकी जो 3 दारा हैं, लिपुलेख दारा, मन्ना दारा, नीति दारा, तीनों उत्तराखंड में है फ्रेंड्स, और सिपकिला दारा हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दारा से ही जो सतलज रिवर है यह भारत में प्रवेश करती हैं। आप इसको भी ध्यान रखें, अगर कभी पूछ लिया गया कि कौन सी नदी सिपकिला दारा से भारत में प्रवेश करती है, तो उसका राइट आंसर सतलज हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रे हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि दामन एकोह नामक भूभाग जो है निम्न से किन क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, दामन एकोह ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर संथाल परगना का जो क्षेत्र है, वर्तमान जो झारखंड वाला क्षेत्र है, और बिहार का भी कुछ इसमें क्षेत्र पड़ जाता था उस समय, क्योंकि जब संथाल विद्रोह हुआ था तो उस समय यह दामन एकोह काफ़ी चर्चा में था। संथाल विद्रोह 1855-56 आपको पता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे फ्रेंड्स? तो सिद्धू, कानू, चांद भैरव, 4 नाम था। चांद अलग नाम है, भैरव अलग नाम है, ये चारों भाई थे फ्रेंड्स। तो ये लोग मेनली इस आंदोलन को लीड किया था, याद रखिएगा। तो दामन एकोह वर्तमान का जो संथाल परगना क्षेत्र है उससे संबंधित है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल फ्रेंड्स, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो पॉलिटी है, उससे है सब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है धन विधेयक की। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 112 में आपको पता है फ्रेंड्स, जो 112 यह वित्तीय विवरण की बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वित्तीय विवरण है, देखिए संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं हुआ फ्रेंड्स। याद आपको रखना है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में वित्तीय विवरण कहा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो वित्तीय विवरण है उसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में है, और आर्टिकल 202 में आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर मैं मेमोरी सही है तो शायद इसमें राज्य के बारे में कंसेप्ट दिया गया है कि राज्य का वित्तीय विवरण होगा। और अनुच्छेद जो 108 है फ्रेंड्स, यह संसद के ज्वाइंट सेटिंग की बात करता है। याद रखिएगा, ज्वाइंट सीटिंग की बात करता है कौन? 108। इसको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण। आर्टिकल 80 जो 5 है फ्रेंड्स, यह संसद के जो विघटन होता है उससे संबंधित है फ्रेंड्स। 109 फ्रेंड्स वित्त विधेयक प्रक्रिया से रिलेटेड है, जो कहता है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया जा सकता, केवल और केवल वित्त विधेयक को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए यह कौन सर्टिफाई करता है कि जो विधेयक है धन विधेयक है, तो इसका पूर्णतः अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष एक बार कह दे कि धन विधेयक है, तो धन विधेयक उसे मान लिया जाता है। इसको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं सब फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा जो संशोधन है, यह मंत्रिपरिषद की कुल मंत्रियों की संख्या को 15% तक लोकसभा, साधारण में समझिए कि पहले क्या हुआ करता था फ्रेंड्स कि बहुत सारे गठबंधन की पार्टियां सरकार बनाती थी और सब पार्टी से कुछ ना कुछ मंत्री बनाए जाए, इसलिए मंत्री की संख्या बढ़ जाती थी। और मंत्री की संख्या बढ़ता था तो भारत की संचित निधि पे जो व्यय है, खर्च, यह बढ़ जाता था। तो मंत्रियों के नंबर को मिनिमम करने के लिए फ्रेंड्स संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि लोकसभा में 15% की उसकी कुल जनसंख्या से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, ये ऑप्शन। तो इसका ये जो है किया गया 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रोविजन लागू किया गया था फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये जो संशोधन है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर
कौन परामर्श देता है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, भारत सरकार की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इस बार 71वें बीपीएससी का जो पीटी हुआ उसमें भी ये सवाल पूछ लिया गया था कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट कौन करते हैं, तो ये महान्यायवादी उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखें, जिनकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो सॉलिसिटर जनरल आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बताइए क्या होते हैं और इनकी चर्चा कहाँ है और ये किसके सहयोगी होते हैं? देखिए, जो उच्चतम न्यायालय से सलाह जो लेते हैं राष्ट्रपति, वह आर्टिकल 143 के तहत लेते हैं, जिसे राष्ट्रपति की परामर्शदारी अधिकारिता या फिर उच्चतम न्यायालय के जो सलाहकारी अधिकारिता माना जाता है इसे। और देखिए, इसमें दो बातें ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने से मना भी कर सकता है और सलाह दे भी सकता है। उसी तरह राष्ट्रपति के ऊपर ये निर्भर करता है कि वह सलाह माने या फिर सलाह को रिजेक्ट कर दे, पूर्णतः राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन अगर कोई संधि, पूर्व संधि है जो स्वतंत्रता पहले हुई थी और उस पर राष्ट्रपति सलाह मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट देने से मना नहीं कर सकता है। उस केस में भी राष्ट्रपति माने ना माने उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातें हैं फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, जो महाधिवक्ता होते हैं फ्रेंड्स, राज्यों में महाधिवक्ता, उनका जो चर्चा है फ्रेंड्स आर्टिकल 165 में है। तो जिस प्रकार का काम महान्यायवादी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है, ठीक वैसा ही काम अनुच्छेद 165 के तहत जो है यह कौन करेंगे? तो महाधिवक्ता करेंगे। किसके लिए? तो राज्यों के लिए, ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ हिंट दिया, आप बताइएगा जरूर फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि किसी विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत वीटो शक्ति प्राप्त है? देखिए, सवाल थोड़ा सा मैं टाइप किया हूँ घुमा के आपके लिए। देखिए, राष्ट्रपति के पास एक्चुअल में कोई वीटो शक्ति नहीं है, संविधान किसी वीटो शक्ति की चर्चा नहीं करता है। संविधान यह कहता है कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर कोई उनके पास विधेयक गया है तो उसे सहमति दे दे, उसे रिजेक्ट कर दे, उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज दे, और या उस पर चुपचाप बैठ जाए, कुछ कोई जवाब ना दे। तो जब राष्ट्रपति चुपचाप बैठ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वीटो का यूज किए, या फिर वापस करते तो वीटो किए। लेकिन संविधान किसी भी वीटो को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैं बहुत क्लियर हूँ फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखिए कि पूरे संविधान के बियर एक्ट में कहीं भी, मैंने बियर एक्ट पढ़ा हुआ है, वीटो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखना है। लेकिन ये सवाल मैं आपको जान से डाला हूँ ताकि आप ये जो कंफ्यूज होते रहते हैं वीटो वीटो, समझ लीजिए। तो अनुच्छेद 111 के तहत जो राष्ट्रपति जी है किसी विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं, सहमति रोक सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या फिर बैठे रख सकते हैं। तो जो ज्ञानी जेल सिंह थे, वह जो डाक संशोधन विधेयक था उस पर अपना एक प्रकार का पॉकेट वीटो का यूज किए थे। फिर मैं यहाँ वीटो यूज कर रहा हूँ, जो कि सही नहीं है, लेकिन बोलचाल में सब लोग बोलता है, तो बस समझ लीजिए आप, याद रखना काफ़ी महत्व। बाकी ये 3 आर्टिकल मैं पिछले ही सवाल क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है हम लोग किस देश से लिए? देखिए, भारत का संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था फ्रेंड्स, और लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अध्ययन किया था। और हर देश से हम लोग कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लेकिन मेजर जो हमारे संविधान पे प्रभाव है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका अधिक प्रभाव है। लेकिन हम लोग कुछ और देश से भी कुछ प्रोविजंस लिए हैं, जैसे सिंगल जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है हम लोग लिए थे फ्रेंड्स, कहाँ से? तो यूनाइटेड किंगडम से हम लोग लिए थे, इसको याद रखिएगा। और जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 9 है यह सिंगल सिटीजनशिप से डील करता है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातें हो जाती हैं। यूएसए से हम लोग मूल अधिकार लिए थे फ्रेंड्स, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिए हैं, और आयरलैंड से हम लोग जो डीपीएसपी आप पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक कुछ सिद्धांत, उसको हम लोग लिए हैं। और कभी सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि आयरलैंड के संविधान में किस देश के संविधान से डीपीएसपी को लाया गया था, तो उसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहले स्पेन के देश में डीपीएसपी डेवलप हुआ था, वहाँ से आयरलैंड ने ग्रहण किया, और आयरलैंड से फिर हम लोग भारतीय ग्रहण किए थे, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक और बात जान लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग जापान से लिए हैं फ्रेंड्स, और विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम लोग अमेरिका से लिए हैं, याद रखिएगा। और विधि के समक्ष समानता जो है हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। इन तीनों को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, याद रखिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया जिसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है हम लोग यूएस से लिए हैं, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ हम लोग जापान से लिए हैं, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विधि की समक्ष समानता जो है वो हम लोग यूके से लिए हैं। तो इन तीनों बातों में आप कंफ्यूज नहीं है, इसको अच्छे से याद रखिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स।
अगला सवाल साइंस से कुछ सवाल है फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, कभी आपसे डेट पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो उसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसेनेट रिलीज हुई थी। याद रखिए, काफ़ी कार्बोनेट की कंपनी थी वह, और यूएसए की कंपनी थी, जो आज भी उस पर कुछ कहा जाता आरोप है कि जो इतने लोग घायल हुए थे उनको एक्चुअल मुआवजा नहीं मिला था। याद रखिएगा। और मिथाइल आइसोसेनेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142, 136 और 141 का बड़े स्तर पर प्रयोग किया। अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो तीनों आर्टिकल का संबंध जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, ये साइंस की ही सवाल है, एनर्जी से रिलेटेड है, कि कमानीदार जो घड़ी होती हैं, जो स्प्रिंग वॉच होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। आपको पता है, m मास, g ग्रेविटी और h हाइट होता है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। और गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मूला आपको पता है 1/2, जिसे हाफ mv² हम लोग कहते हैं। याद रखिए, यहाँ मास और वेलोसिटी है। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि रक्त का श्यानता, जो विस्कोसिटी जो होती है, यह किसके कारण होती है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्त में प्रोटीन, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आप ध्यान रखिएगा इसको, कि रक्त में प्रोटीन, मुख्यतः प्लाज्मा में एल्बुमिन और ग्लोबिन, ये दोनों प्रोटीन के नाम है फ्रेंड्स, जिस कारण इनकी मात्रा बढ़ती है तो जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि खून और शहद में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होती है, तो विस्कोसिटी आपको पता है किसकी होती है, तो शहद की होगी। पॉइज में मापा जाता है विस्कोसिटी को, आप याद रखिए, उसकी यूनिट पॉइज है फ्रेंड्स, श्यानता को। और श्यानता क्या है फ्रेंड्स? जैसे हम लोग बैरोमीटर से, मान लीजिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, उसी तरह कोई द्रव का जो प्रवाह दर है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं श्यानता उसकी क्या है। श्यानता अगर उसकी काफ़ी, मान लीजिए कि पानी है तो काफ़ी तीव्र बहता है, तो उसकी श्यानता कम हम कहेंगे, और उसके तुलना में दूध थोड़ा धीमा बहेगा तो हम कहेंगे कि इसकी श्यानता अधिक है। इसको याद रखिएगा, मतलब जो धीमा बहेगा उसकी श्यानता सबसे अधिक, जो खूब तीव्र बहेगा उसकी श्यानता सबसे कम। तो खून और शहद में सबसे अधिक श्यानता किसकी? तो शहद की। अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि जो शुद्ध धातुएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए बिना किसी इम्प्योरिटी के उसका अगर तापमान बढ़ाते हैं, अगर किसी धातु का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स, तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, वो भी बढ़ता है। जबकि यह आप जो अर्धचालक होते हैं उसमें कुछ उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शुद्ध धातु में, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखिएगा कि शुद्ध धातु में जैसे हम उसकी तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। ये जो रिलेशन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगले सवाल तक हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि कौन सा निम्न में से जो ये बीमारी का युग्म है, यह विषाणु के द्वारा होता है? वायरस कॉज कौन सी बीमारी? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोलियो और जो बर्ड फ्लू है, एवियन फ्लू, इन्फ्लुएंजा आप जो सुनते हैं, ये दोनों वायरस के कारण होने वाली बीमारी, याद रखिए। हैजा और टाइफाइड जो फ्रेंड्स है बैक्टीरिया के कारण होते हैं। टीबी और कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और मलेरिया और डेंगू आपको पता है, यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। इनको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स इनको। और देखिए, अगर मैं एक आपको कहूँ कि अगर आपके पास एसपीडी का जो एक बुक आता हो, उसका साइंस जरूर कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसके साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगले सवाल के तो हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब ये आखिरी के 2-3 सवाल बिहार स्पेशल हैं फ्रेंड्स। सवाल आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगले सवाल के तो हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये ऑप्शन है, आप बता देंगे कि हम लोग गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, सिंचाई के लिए जल मिल जाता है। और आपको पता है कि गंगा रिवर भारत के टोटल बिहार के 12 जिलों से प्रभावित होती हैं फ्रेंड, प्रभावित होती हैं। और सबसे ज़्यादा इनकी लंबाई पटना में है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। गंडक और ये जो है आपको पता है, ये तीनों रिवर्स जो हैं गंगा के सहायक है, जिसमें कोसी अपने बिहार के बाढ़ के कारण काफ़ी फेमस है, और उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसे उत्तरी बिहार का मिलनी शोक कहा जाता है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सोन जो है यह गंगा से साउथ से आकर मिलने वाली नदी है, इसको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले आखिरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स इस सीरीज का। आज जो आखिरी सवाल कह रहा है, जो बज्जी संघ हुआ करता था, जो
स्टेट हुआ करते हैं। कॉन्फेडरेसी मतलब होता है जब छोटे छोटे राज्य मिलकर कोई संघ बना लेते हैं, उसे कॉन्फेडरेसी कहा जाता है। राजधानी कहाँ थी जिसे विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वैशाली जो है। राजगीर की कैपिटल चंपा थी, याद रखिएगा, लेकिन जो बजी संघ की कैपिटल वैशाली हुआ करती थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स काफ़ी, जिसे विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। मतलब विश्व में प्रथम गणतंत्र हम लोग हैं भारत में, याद रखिए। यानी लोकतंत्र और गणतंत्र की जो जड़ें हैं इंडिपेंडेंस और रिपब्लिकनिज्म की, यह भारत में काफ़ी गहरी है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, ये आपकी एनटीपीसी, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी और टीआरई 4 जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको फॉलो कीजिए और इस चैनल पे करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाले जाते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ताकि आप कम समय में मैक्सिमम करंट को पढ़ सकें फ्रेंड्स। इसलिए आप इनको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।